हेलो स्टूडेंट, सोशल सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई आपको कैसे चल रही है? बेटा, आज हम 6th क्लास के जो एनसीईआरटी के बुक है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान के, उसका हम 10th चैप्टर करने जा रहे हैं। और ये देखिए हमारा 10th चैप्टर है। ये बुक है, न्यू बुक है और इसका 10th चैप्टर है। देखिए चैप्टर के नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न भी कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए थे, अभी बताया मैंने बुक में सामाजिक विज्ञान के 6th क्लास के जो चैप्टर 10 है, और अभी मैंने चैप्टर के नाम भी बताया आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन, और ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ही है। चलिए हम अब शुरू करते हैं बच्चों। और ये जो है क्रियाकलाप प्रयोजन वाला जो अभ्यास के क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन पहले हम करेंगे। आपके बुक में जो भी मैंने बुक दिखाई है उस बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अभ्यास के प्रश्न, पहले हम उसे करेंगे, फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या है। स्वयं परखीय लोकतंत्र का क्या अर्थ है? प्रत्येक लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में अंतर। तो अभी हम लोकतंत्र की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से किए जाने वाला शासन। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में हम अंतर देखेंगे, दोनों में डिफरेंस। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं अपने नीतियों का निर्णय लेती है, जनमत संग्रह। और इसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे यहाँ देखिए वोट के माध्यम से लगाया जा रहा है, फिर ये जा करके वोट डालेंगे, जिन्हें चुनती है और उनके बिहार पर निर्णय लेती है, जैसे भारत में। तो आप अगला प्रश्न बच्चों देखिए। चलिए हम अगला प्रश्न अब देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है? सरकार के 3 अंग कौन से हैं? उनकी क्या अलग अलग भूमिकाएं हैं? सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यहाँ चित्र भी दिया हुआ देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप अपने बुक में भी ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हैं। विधायिका का क्या काम है? विधायिका कानून बनाना और नीतियाँ तय करना, उदाहरण जैसे संसद और विधानसभा। कार्यपालिका कानून को लागू करना और शासन चलाना, जैसे उदाहरण जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और ये देखिए प्रशासन अधिकारी। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना, उदाहरण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ये सरकार के 3 अंग है जो अपने अपने कार्यों को करते हैं। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे। भारत में परिचय में हमें 3 स्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? भारत में त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता, पहला है पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र और जनसंख्या, विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं, स्थानीय जरूरतें। स्थानीय सरकार जमीनों समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर सकती है। लोकतांत्रिक भागीदारी, लोगों को निर्णय में भाग लेने का अवसर मिलता है। प्रशासन में दक्षता, कार्यों का बंटवारा शासन को प्रभावी बनाता है। और 5वां विकेंद्रीकरण, विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव होता है। तब चलिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए परियोजना को 2019 के, यहाँ देखिए आएगा कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन, आपको याद होगा उस समय उठाए गए सभी कदमों की सूची बनाइए। उस स्थिति को संभालने में सरकार के कौन कौन से स्तर शामिल थे और उसमें सरकार के प्रत्येक जो अंग थे उनकी क्या भूमिका थी। तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदम, पहला है लॉकडाउन, यात्रा पर पाबंदी और स्कूल दफ्तर। उस टाइम लॉकडाउन के टाइम सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, जो स्कूल था, जो ऑफिस था, बहुत सारे लोग के यातायात की। स्वास्थ्य सुविधाएं, कोविड वार्ड बनाया गया था, जो कोविड के मरीज थे उनके लिए अलग से टेस्टिंग के लिए, कि टेस्ट करने के लिए किसका कोविड है, बढ़ाया गया था। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। आर्थिक सहायता, गरीब और श्रमिक के लिए राहत पैकेज, मुफ्त राशन दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोजगार पर भी ये इफेक्ट पड़ा था। टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों का प्राथमिक टीकाकरण, मतलब उनको पहले देखा कि बुजुर्गों पर ज़्यादा अटैक कर रहा था कोविड-19। और सूचना प्रसारण, जैसे टेलीविज़न हो गया, टीवी, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू ही कोविड संबंधी जानकारियाँ हेल्पलाइन नंबर द्वारा मतलब
प्रसारण बताया जाता था। अब देखिए इसमें तो ये होगा कि लॉकडाउन में क्या क्या याद होगा, तो ये सारे चीज़ें हुआ था। अब सरकार के द्वारा उठाए गए तीनों स्तर के क्या क्या कदम थे, तो अब चलिए हम ये देखते हैं कि देखिए सरकार के स्तर, यहाँ देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और नगर अथवा ग्राम स्तर है। तो केंद्र सरकार नीति और वित्तीय सहायता, अंतर राज्य सरकार पर नियंत्रण, राज्य सरकार लॉकडाउन नियम लागू करना, अस्पतालों का प्रबंधन, और स्थानीय सरकार सोशल डिस्टेंसिंग लागू करना, आवश्यक सेवाएं देना। अब सरकार के अंगों की भूमिका, मतलब सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका कोविड संबंधित कानून बनाना, कार्यपालिका लॉकडाउन लागू करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और अस्पतालों से संबंधित मामलों का निर्णय लेने के काम किसके पास था, न्यायपालिका के पास था। चलिए बच्चों, अब हमारा अभ्यास के प्रश्न खत्म हुआ, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न में शासन का क्या अर्थ है। अब देखिए आंसर, निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों को विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनको पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। सेकेंड है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर देखिए बच्चों, हमें सरकार की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार ही कानून बनाते हैं तथा उन्हें लागू करती है, जो हमें सुरक्षा रखने में मदद करते तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। यदि सरकार नहीं होगी तो समझ में, मतलब हमारे समाज में, यहाँ समा जाएगा, समाज में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी और लोग नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे, लोग अपने मनमर्जी से करेंगे, जिससे असहमति और समस्याएं पैदा होगी तथा समाज ठीक प्रकार से काम नहीं होगा, हमारे समाज में सही से काम नहीं होगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है और क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जहां निर्णय लेने की शक्तियां लोगों के पास होती है। आमतौर पर इसका प्रयोग जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है तथा यह हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मतलब लोकतंत्र में ये फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है कि हम अपने बातें कह सकते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों, अपने नेता को हम खुद चुन सकते हैं, हम पे कोई दबाव नहीं बना सकता। ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, पेज नंबर 150 पे दिया गया। पाठ्य पुस्तक में दिए गए 10.1 में दिए गए 2 चित्र के बारे में बताया गया है। आप इनमें से क्या अंतर पाते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे तो जो 150 पेज नंबर है वहाँ 2 तरह के चित्र दिया हुआ है, एक पहला चित्र और ये हो गया दूसरा चित्र। अब हम पहले चित्र के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले चित्र में क्रॉस रोड, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्री चिन्हित तथा फुटपाथ और वाहन चलाने वाले पैदल यात्री दोनों ही नियम का पालन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है रेड लाइट, तो लोग क्या है, पैदल यात्री चल रहे हैं, ये वाहनों से चल रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और ये फुटपाथ पर लोग ऐसे चल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सभी एक नियम को मान रहे हैं। मतलब जैसे रेड लाइट हो गया तो सभी लोग रुक जा रहे हैं, जो पैदल यात्री हैं ताकि वो निकल सकें, ग्रीन है तो चल रहे हैं और पैदल वाले रुक जा रहे हैं। तो सभी अपने अपने नियमों के, तो इससे क्या हो रहा है कि हमें नियम मानने से हमें किसी चीज़ को दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकते हैं और इससे हमारा ईंधन समय भी बचत होगा। नहीं तो ऐसे कोई नियम नहीं मानेगा। तो एक ही साथ देखिए, अब नीचे वाले में मैं अभी समझाऊंगी आपको। सेकंड चित्र है कि कोई भी ट्रैफिक, पैदल यात्री चिन्हित तथा फुटपाथ नहीं है, इनमें वाहन चलाने वाले तथा पैदल यात्री कोई नियम को नहीं मान रहा। अब यहाँ देख सकते हैं सेकंड कि किस तरह से लोग ऐसे, गाड़ी आ रही है, लोग चल रहे हैं, कोई एक दूसरे को कोई नियम नहीं मान रहा है। तो इसमें क्या होगा, जाम लगने के, ट्रैफिक ज़्यादा लोग ना पैदल वाले चल सकते ना गाड़ियों, तो इसमें समय ईंधन दोनों की बर्बादी होगी, लोगों की दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होगी क्योंकि कोई भी आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो इस चित्र से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अभी देखिए, नियमों पर हमारी चर्चा से आप इसे कैसे जोड़कर देखते हैं।
तो नियमों के अभाव में समाज सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। चित्र 10.1 में हमने यह पाया कि नियम का पालन करने से, अब देखिए मैंने दिखाया जो चित्र के हमें अभी मैंने बताया कि नियमों के जो पालन करने से दुर्घटना की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और सहज ड्राइविंग के समय जो है धन की बचत और समय की बचत भी होती है। वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है और भ्रम तथा संघर्ष जैसे स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। अब मान लीजिए एक के साथ एक गाड़ियाँ लगी रहेगी तो आप भी हॉर्न बजाएंगे, लोगों कहेंगी साइड दो, तब इस दूसरे से लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएंगी और सभी में संतुष्टि का भाव, मतलब सभी अपनी बारी को, जो नियम से चलते सभी अपने बारी के इंतजार करेंगे। रेड लाइट होगा तो सभी हम निकल जाएंगे, ऐसे रेड लाइट नहीं होगा तो कोई भी कहीं भी किसी तरह निकलेगा, कहीं भी आएगा। और अगला प्रश्न है बच्चे अब हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 6, आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम है और किसने बनाया है। तो देखिए हमारे विद्यालय के नियम, आदर, सभी विद्यार्थियों को अपने सहपाठी मतलब अपने दोस्तों को, शिक्षक, प्रधानाचार्य, अन्य का आदर सम्मान करना चाहिए, कक्षा में बोलने से पहले हाथ जोड़ना चाहिए। और सेकेंड है वर्दी, सभी विद्यार्थियों को, वर्दी मतलब यूनिफॉर्म, समय तथा पर वर्दी में स्कूल आना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म में आपको स्कूल आना चाहिए। पाबंद, सभी विद्यार्थियों को सही समय पर स्कूल, मतलब जो आपके स्कूल के टाइमिंग है उसी स्कूल के टाइम पर ही स्कूल आना चाहिए। सफाई, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए और स्कूल परिसंपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब अपने आसपास सफाई रखना चाहिए और स्कूल को कोई ऐसे परिसंपत्ति के नुकसान नहीं। स्कूल आईडी कार्ड, प्रतिदिन जो आपके आई कार्ड है वो गले में आपको पहन करके आना चाहिए। फोन, किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में फोन, टैबलेट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है, आप स्कूल में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ला सकते। अगला हमारा है 7th पॉइंट है लंच, सभी विद्यार्थियों के लिए लंच की आवश्यकता है। यह सभी नियम प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा स्कूल प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं, जितने भी अभी हमने नियम पढ़ा। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र 10.2 में दिए गए 10 चित्र को दर्शाएं और लोक सेवाओं के प्रकार अथवा अन्य क्रियाकलाप को पहचान कर सकते हैं, मतलब आप पढ़ करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारे बुक में जो चित्र 10.2 दिया हुआ है वहाँ इस तरह के आपको चित्र देखने के मिल जाएगा। तो पहले हम सारे पढ़ लेते हैं फिर हम देखेंगे। सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि रोलर है, रोड बनाने वाले हैं, तो ये दर्शाता है चित्र को, हम पता है कि किस तरह से ये लोक सेवाएं मतलब कार्य कर रहे हैं। अब अगला है रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन या सार्वजनिक यातायात के साधन है। ये देखिए रेलवे ट्रैक पर किस तरह से चल रही है, ये हमारा पहला चित्र है। ये हमारा दूसरा है सीमा पर सेवा के जवान तैनात तथा उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रीय रक्षा है। देखिए किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं हमारे जवान। तो ये हमारा तीसरा जो है। और मरीजों से परामर्श, मतलब मरीजों से बात करते हुए डॉक्टर का यह स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो देखिए मरीजों से उनका स्वास्थ्य के बारे में चेक करिए कि क्या आपकी बीमारियां पूछ रही हैं। अग्निशामक, लोगों को आग से बचाने के लिए यह आपातकालीन सुविधाएं हैं, मतलब कहीं आग लग गया तो वो बचाने के लिए। देखिए तो ये देख सकते हैं पांचवा हमारा चित्र किस तरह से, कहीं मान लीजिए बिल्डिंग में कहीं भी आग लग गए तो वहाँ से निकालते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक संभालते हुए यह ट्रैफिक प्रबंधन तथा सुरक्षा संबंधी सेवाएं हैं। तो देखिए यहाँ ट्रैफिक, जैसे मान लीजिए कभी ट्रैफिक खराब हो गया, सिग्नल जो है यहाँ देख सकते हैं कि खराब हो गया, तो यहाँ वो ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए खड़े होते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर के पॉइंट है, अगला हम देखेंगे। देखिए हमने 6 तक पढ़ लिया है, अब हम और देखेंगे। और 7वां देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का चित्र, यह भारत के सबसे उच्च न्यायालय को दर्शाता है, जो विवादों का समाधान। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़े न्यायालय हैं और ये दिल्ली में ही स्थित है। तो देखिए 7वां जो है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ ये दिल्ली में ही स्थित है। 21 पूरे भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे बड़ी जो अदालत है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 7वां के पिक्चर दिया गया किस तरह से। और 8वां है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए एक यह शैक्षिक सेवा है। तो यह आएगा यह शैक्षिक सेवा। तो देखिए टीचर के तरह से बोर्ड पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 8वां पॉइंट के दर्शा रहा है। डाकिया पत्र लिए हुए यह
डाक सेवा है। तो नवा देखिए डाकिया किस तरह से सेवा और बैंक कर्मचारियों लोगों की मदद करते हुए अब वित्तीय सेवा है। तो देखिए बैंक कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी लोग किस तरह से कतार में खड़े अपने पैसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए। तो ये हमें सारा चीज़ें लोगों का ही दर्शा रहा है। अब अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, आपके विचार से इन क्रियाकलापों में सरकार की क्या भूमिका होती है। यह सरकार के 3 स्तर है, स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय। हर स्तर पर सरकार के कार्य तथा दायित्व को परिभाषित किया जाता है। सभी स्तर समुदाय के हितों के लिए कार्य करते हैं। उद्देश्य यह है कि लोग बिना किसी डर या अन्याय के आसान, आरामदायक, आनंदमय तथा शांतिपूर्वक जीवन जिए। अगला है, क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे अन्य पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं जहां सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आंसर देखिए, हाँ, सरकार स्वच्छ पानी, साफ सफाई, बिजली तथा ईंधन नागरिकों को मुहैया कराती है। सार्वजनिक पार्क, स्कूल तथा सुरक्षा के लिए पुलिस प्रबंधन भी करती है। सरकार सार्वजनिक यातायात के साधन, सामुदायिक केंद्र तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। बच्चे इसे कॉपी पर भी नोट करते हुए चलिएगा ताकि बाद में आप पढ़ सकें। अगला प्रश्न है 10, ऊपर दिए गए साइबर अपराधी के मामले में सरकार के 3 अंगों किस प्रकार कार्य करती है, वर्णन कीजिए। वे हस्तक्षेप कैसे करती है। पेज नंबर 154 पे दिया है। 154 पे सरकार के 3 अंगों इस तरह मिलकर कार्य करते हैं। पहला है विधायिका का साइबर क्राइम के खिलाफ कानून बनाकर लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखती है। और सेकेंड है कार्यपालिका जैसे साइबर पुलिस इन कानूनों को लागू करवाती है तथा जांच पड़ताल कर साइबर अपराधियों को पड़ती है। तीसरा, न्यायपालिका अदालतें यह निर्णय लेती है कि साइबर अपराधी दोषी है तथा उसे सजा मिलनी चाहिए। और विधायिका कार्यपालिका के निर्देशों पर कानून बनाती है तथा कार्यपालिका विधायिका के निर्देश पर कार्य करती है। कार्यपालिका साइबर अपराधी को सबूत के साथ अदालत में पेश करती है। न्यायपालिका विधायिकी कानूनों के तहत निर्णय लेती है। तो यह तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप है, मतलब तीनों एक दूसरे पर तीनों एक मिले में एक दूसरे पर कि एक दूसरे से मिलकर के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा, कक्षा की गतिविधियों के रूप में क्या आप किसी ऐसे स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां शासन के तीनों अंग की शक्तियां किसी एक समूह में नियंत्रण में आ जाए। ऐसे किस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होती है। क्या आप वास्तविक जीवन में सुनी हुई किसी ऐसे परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं। पेज नंबर 155 पे है। यदि शासन के तीनों अंग शक्तियां के किसी एक समूह के नियंत्रण में आ जाए तो अन्याय, भ्रष्टाचार तथा शक्तियों का दुरुपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में वही समूह ऐसे कानून बनाएगा जिसे उसे को फायदा हो तथा अस्तित्व व्यक्त करने की पर सजा दी जाए। कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों का विरोध नहीं कर पाएगा। लोक की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता को खो जाएगी तथा अन्याय जैसी स्थिति होगी। सीरिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों ने खबरों में अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ सीरिया छोड़ दिया। तो इस तरह हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, पाठ्य पुस्तक में चित्र 10.5 में दिए गए सारणी को देखिए, उनमें कार्यों और दायित्वों पर प्रकाश डालिए जो आपके जीवन का सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए, कार्यपालिका के कार्य और दायित्व के बिना हमारा जीवन प्रारंभ मानव जैसे हो जाएगा। तो देखिए हमारा बुक में जो 10.5 चित्र ये ऐसे आपके बुक में दिया हुआ। तो देखिए तो न्यायपालिका के कार्यों का है, विधायिका के है और कार्यपालिका के देखिए कार्य के दिया है कि कार्यपालिका संघ सरकार और राज्य सरकार। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है प्रमुख तीनों सेनाओं के कमांडर कहा जाता है, जैसे स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ देखिए राज्य सरकार में औपचारिक प्रधान द्वारा संचालित होते हैं और मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और इसमें देखिए कार्यपालिका के कार्य और दायित्व यह विस्तृत सूची नहीं है, मतलब एक पूरी सूची इसमें नहीं है, जैसे रक्षा, विदेश मामला, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीति प्रशासन। और ये देखिए राज्य सरकार एक केंद्र, मतलब
जो केंद्र सरकार है उसके और राज्य सरकार की इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आप अपने कॉपी में भी इस तरह से डायग्राम बना करके लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चे हमारा, चलिए देखते हैं। 2 अथवा 3 लोगों की सरकार के साथ उनकी कार्य संबंधी संपर्कों अथवा अनुभव के बारे में पूछिए। यह संपर्क किन स्तरों और किन उद्देश्यों से हुए हैं। आंसर देखिए, सरकार किसी भी देश में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे वित्त पोषण, कानून बनाना तथा उनका कार्यान्वयन करना। यह सड़क तथा रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करती हैं, सुरक्षा बलों की भांति करती है, इलाज के लिए अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, आपातकालीन सेवाएं, न्याय दिलवाना है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिलवाने के लिए स्कूल का निर्माण करवाती है तथा डाक सेवा, बैंकिंग सेवा, लोक सेवाएं जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और ये सारे क्वेश्चन बच्चे आपको कॉपी में करना है। कंप्लीट हुआ ये हमारा, अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। और देखिए बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है। यदि आपने 9 चैप्टर तक पहले नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जा करके चैनल के वहाँ से कर सकते हैं और उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किसी भी क्लास के टीचिंग मटेरियल चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।